अगर मैं आपसे कहूं कि हम 2 लाख रिसर्च पेपर्स को स्टडी करके उसकी एक समरी बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 घंटे में, तो कैसा लगेगा आपको? उसी टाइम में हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन से रिसर्च पेपर्स हमारे लिए रेलेवेंट हैं और कौन से नहीं। या फिर मैं आपसे कहूं कि हम अपनी हैंड राइटिंग में एक आंसर शीट कंप्यूटर पे अपलोड करके पता लगा सकते हैं कि कौन से आंसर्स ठीक हैं और कौन से नहीं। इतना ही नहीं, आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है और इसके सही जवाब क्या हैं, चाहे वो मैथ, साइंस, हिस्ट्री या टेक्नोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट के सवाल हो। अगर आपको उस सब्जेक्ट पर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी चाहिए हो तो वो भी मिल जाए झट से 1 सेकंड में। ये सुनने में स्मॉल वंडर सीरियल के विकी के कैरेक्टर जैसा लगता है जो हम बचपन में देखा करते थे। काफी फ्यूचरिस्टिक सीरियल था वो, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, लेकिन अब है। कुछ ऐसी ही कैपेबिलिटीज हैं गूगल के नए जनरेटिव एआई जेमिनाई में। ये देखने में बिल्कुल चैट जीपीटी के जैसा लगता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल बताया जा रहा है, क्योंकि ये मल्टी मॉडल एप्लीकेशन पर बेस्ड है। एक सिंगल मॉडल एप्लीकेशन का मतलब होता है कि एआई सिर्फ टेक्स्ट को ही अंडरस्टैंड करता है और उसको प्रोसेस करता है और उसके बेसिस पे आपको आउटपुट जनरेट करके देता है, जैसे कि चैट जीपीटी का ये 3.5 वर्जन। लेकिन मल्टी मॉडल एआई सिर्फ टेक्स्ट को ही नहीं बल्कि ऑडियो, इमेज, वीडियो या फिर कोड को भी प्रोसेस कर सकता है बहुत आसानी से। इसका टेक्स्ट प्रॉम्प्ट बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे चैट जीपीटी का, लेकिन हमने कुछ इमेजेस को प्रोसेस करके देखा और रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया थे। ये पहली इमेज देखिए जिसमें बहुत ही कंजेस्टेड तरीके से बहुत सारे ब्रांड्स को दिखाया गया है। रिजल्ट्स काफ़ी चौंका देने वाले थे, क्योंकि इस इमेज का बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया इसने और ये भी बताया कि कौन कौन सी कंपनीज के ब्रांड हैं और ये कितने ब्रांड हैं टोटल। इतना ही नहीं, जेमिनाई ये भी बताता है कि आप इस इमेज को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जितनी इन्फॉर्मेशन आपने मांगी है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, वो भी बहुत इंटेलिजेंट तरीके से। ये दूसरी इमेज देखिए जो हमने अपने एंटी स्मोकिंग बैन वाले वीडियो में यूज़ की थी, जिसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। ये एग्जैक्टली बताता है कि ये सिगरेट की इमेज है जिसपे हेल्थ वार्निंग्स लिखी हुई हैं। इतना ही नहीं, ये हेल्थ कनाडा की वेबसाइट का लिंक भी देता है, ताकि अगर आपको और इन्फॉर्मेशन की जरूरत लगे तो आप उस वेबसाइट से ले सकें। और तीसरा इमेज आपको पूरी तरह हैरान कर देगा। इसमें हमने CFA जो एक फाइनेंस कोर्स है उसके क्वेश्चंस की इमेज को अपलोड किया और प्रॉम्प्ट दिया सही आंसर्स बताने को। सरप्राइजिंगली ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कुछ सेकंड्स में बता देता है, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। ये सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि ये कोई स्कूल लेवल मैथ या साइंस के क्वेश्चन नहीं, बल्कि एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंस कोर्स के क्वेश्चन है और ये एआई उनको आंसर करने में पूरी तरह से ट्रेंड है। अगर एक्यूरेसी की बात करें तो ये टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में चैट जीपीटी से ज़्यादा एक्यूरेट है। टेक्सचुअल इनपुट जैसे कि कॉम्प्रीहेंशंस रीड करना, मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना या फिर पाइथन जैसी किसी कोडिंग लैंग्वेज के कोड्स को जनरेट करना। और दूसरी तरफ अगर इमेज, ऑडियो या वीडियो इनपुट्स की बात करें तो एक इमेज को अंडरस्टैंड करना या डॉक्यूमेंट को अंडरस्टैंड करना या वीडियो की कैप्शंस को लिखना, वीडियो को अंडरस्टैंड करके उसके क्वेश्चंस को आंसर करना, स्पीच ट्रांसलेट करना एक भाषा से दूसरी भाषा में, या फिर एक ऑडियो को अंडरस्टैंड या उसको एनालाइज करना, इन सब में जेमिनाई चैट जीपीटी से बेहतर बताया जा रहा है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि जेमिनाई को स्टार्टिंग से ही एक मल्टी मॉडल एप्लीकेशन की तरह बनाया गया है, जबकि चैट जीपीटी को एक सिंगल मॉडल एप्लीकेशन की तरह बनाया गया था, सिर्फ टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। इसको देखते हुए चैट जीपीटी ने DALL-E और सोरा जैसी एप्लीकेशंस को लॉन्च किया जो कि इमेजेस और वीडियोस भी प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन जेमिनाई से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। लेकिन इतना एफिशिएंट एप्लीकेशन बनाने के बाद भी गूगल का जेमिनाई एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस जाता है। ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी बन जाती है कि 26 फरवरी 2024 को गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की मार्केट वैल्यू $90 बिलियन से गिर जाती है, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। अगर हम दूसरे इमेज जनरेटिंग एआई सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो कोई भी एआई परफेक्ट नहीं है, लेकिन जहां गूगल की बात आ जाती है जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। मार्केट में कुछ ऐसी परसेप्शन बन गई कि जेमिनाई एक अनरिलायबल सोर्स है इमेजेस जनरेट करने का, जो कि गूगल की पॉजिटिव इमेज पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया था। और ऐसी न्यूज आने लगती है कि गूगल के CEO सुंदर पिचाई को रिजाइन कर देना चाहिए। आइए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। ये इमेज देखिए, ये फोटो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स की है, जिसमें आते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जॉन जे और जेम्स मैडिसन। ये वो रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने अमेरिका को इंडिपेंडेंस दिलवाई थी ग्रेट ब्रिटेन से। जब गूगल जेमिनाई को प्रॉम्प्ट दिया अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स की इमेज जनरेट करने का, तो रिजल्ट्स काफ़ी चौंका देने वाले थे।
इसने कुछ ऐसी इमेजेस जनरेट करी जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। इसने इमेज जनरेट की ब्लैक वुमेन और एंशिएंट ग्रीक वॉरियर्स की, जो कि अमेरिकन कम और एशियन ज़्यादा लग रहे हैं। और भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए जैसे कि पोप की इमेज को जनरेट करना, और रिजल्ट्स फिर से बहुत सरप्राइजिंग थे। इस प्रॉम्प्ट से 2 इमेज जनरेट होती हैं, एक ब्लैक वुमेन की और एक ब्लैक मैन की, जिन्हें पोप की तरह दिखाया गया है। अगर कैथोलिक हिस्ट्री की बात करें तो 1500 साल पहले 3 ब्लैक पोप रहे थे, लेकिन वुमेन पोप होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है कैथोलिक हिस्ट्री में। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि जेमिनाई फैक्ट्स को मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकती है। एक और प्रॉम्प्ट बहुत फेमस हुआ था जिसमें ग्रीक वॉरियर्स की फोटो को जनरेट करने को कहा गया था। ग्रीक वॉरियर्स की ये फोटोज आपने मूवीज या सीरियल में जरूर देखी होगी, लेकिन जेमिनाई जनरेट करता है कुछ ऐसी इमेजेस जिसमें आपको ब्लैक और एशियन लोग दिखेंगे फिर से। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक ट्रेनिंग प्रॉब्लम है। जेमिनाई या चैट जीपीटी में बहुत सारा ट्रेनिंग डेटा अपलोड किया जाता है, जिसको यूज करके एक आउटपुट जनरेट होता है। ये बिल्कुल ह्यूमन माइंड की तरह ट्रेन किया जाता है, मतलब कि जैसा ट्रेनिंग डेटा वैसा ही आउटपुट जनरेट होगा। इस ट्रेनिंग डेटा की वजह से बहुत बारी एआई बायस्ड बन सकता है, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह। क्योंकि ऐसा बायस ना हो तो जेमिनाई को ऐसे ट्रेन किया गया था कि वो सभी रेस को इक्वल इंपॉर्टेंस दे, चाहे वो अफ्रीकन हो, ब्लैक हो, एशियन हो, हिस्पैनिक हो या फिर अमेरिकन इंडियन हो। जिसका मतलब है कि जेमिनाई कहीं ना कहीं इस बायस को दूर करने की इंटेंशन से काम कर रहा था। ऐसे बायसेस आपको DALL-E, मिडजर्नी और स्टेबिलिटी AI जैसे सॉफ्टवेयर्स में भी देखने को मिलते हैं। ये सभी AI सॉफ्टवेयर्स मेन स्ट्रीम डेटा को इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी कि वो डेटा जो कि कॉमनली और इजीली अवेलेबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेन स्ट्रीम डेटा में डिसेबल्ड लोगों और ब्लैक कम्युनिटी का डेटा कम होता है, जिसको हम डेटा डेजर्ट भी बोलते हैं, और आउटपुट में ऐसा डेटा कम देखने को मिलता है। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन मेल और फीमेल में भी होता है। ब्लूमबर्ग की एक टीम ने 5000 एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें कंक्लूजन निकल के आया था कि एआई में डिस्क्रिमिनेशन होता है मेन के फेवर में और वुमेन के अगेंस्ट में। इस एक्सपेरिमेंट में स्टेबल डिफ्यूजन एआई का यूज किया गया था, जो कि एक इमेज जनरेटिंग प्लेटफॉर्म है। जब उसे प्रॉम्प्ट दिया गया जज की इमेज जनरेट करने का, तो 100 में से सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ कि फीमेल जज की इमेज बनकर आई, जबकि रियलिटी इससे बहुत अलग है। अगर यूएस की बात करें तो यूएस में 34% जजेस फीमेल हैं। ज्यादातर एआई मॉडल्स का इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है रेडिट, जो कि एक न्यूज एग्रीगेटर वेबसाइट है जिसमें यूजर्स ही इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं इमेजेस, वीडियो या टेक्स्ट की फॉर्म में। और दूसरा है विकिपीडिया, जो कि कोई भी एडिट कर सकता है अपने बिलीफ के हिसाब से। तो ये दोनों ही प्लेटफॉर्म बहुत न्यूट्रल या लिबरल नहीं है। बहुत बारी इन प्लेटफॉर्म्स पे जो लैंग्वेज यूज की गई होती है वो रेसिस्ट या सेक्सिस्ट होती है, जो कि यूजर्स ने अपने बिलीफ के हिसाब से लिखी होती है। रेसिज्म को लेके 2020 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस सामने आया था, जिसमें एक डच स्टूडेंट रॉबी पॉपकॉर्नी अपने कॉलेज की इंस्ट्रक्शन पे एक फेशियल रिकॉग्निशन एप्लीकेशन का यूज करती हैं, जिसका नाम था प्रोक्टोरियस। कोविड की वजह से कॉलेज डिसीजन लेता है कि ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करवाने होंगे और स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि अपने फेस को रजिस्टर करवाएं इस एप्लीकेशन पे, जो कि सुपरविजन के लिए यूज किया जाएगा ताकि चीटिंग ना हो सके। जब रॉबिन इस सॉफ्टवेयर का यूज करती हैं अपने फेस को रजिस्टर करवाने के लिए, तो उनका फेस रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पाता और ऐसे प्रॉम्प्ट आने लगते हैं। ये बात बहुत हर्ट करती है रॉबिन की फीलिंग्स को, और वो यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट एक केस फाइल कर देती है। ये केस आज भी चल रहा है, जिसपे फैसला आना बाकी है। इससे कंक्लूजन ये निकल के आता है कि ये टेक्नोलॉजिकल नहीं बल्कि एक सोशल या पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि एआई जिस डेटा पे ट्रेन किया जाता है वो डेटा सोशली या पॉलिटिकली बायस्ड होता है बहुत बार। अगर उस डेटा में पॉलिटिकल या सोशल बायस है तो एआई सॉफ्टवेयर में भी होगा। इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है अगर एआई टूल्स को डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाए तो। 2019 में एक केस सामने आया था जिसमें नीदरलैंड्स की टैक्स अथॉरिटीज एक सेल्फ लर्निंग एल्गोरिथम का यूज करती हैं अपने सिटीजन्स की प्रोफाइल बनाने के लिए। ये सॉफ्टवेयर बताता था कि अगर किसी सिटीजन ने फ्रॉड किया है या नहीं, और हजारों फैमिलीज को नोटिस भेजे गए थे फ्रॉड के केस के। इन फैमिलीज को कहा गया था कि पिछले कुछ सालों में जो चाइल्ड केयर बेनिफिट इनको मिला है उसको वापस करना होगा, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े कर्जे हो गए थे इन फैमिलीज पे जो इनको सरकार को वापस करने थे। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला ज्यादातर केसेस गलत थे और इनमें से मेजॉरिटी केसेस लोअर इनकम फैमिलीज और एथनिक माइनॉरिटीज के अगेंस्ट थे। और नीदरलैंड्स के रेगुलेटर ने इस गलती की वजह से डच टैक्स अथॉरिटीज पे 3.7 मिलियन यूरोज का फाइन लगाया था। लेकिन गूगल की अच्छी बात यह थी कि जेमिनाई को इन सब बायसेस से फ्री बनाने की कोशिश की गई थी। इसे ऐसे ट्रेन किया गया था कि ये इक्वल इंपॉर्टेंस दे मेल और फीमेल को और ह्यूमन रेसेस को। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब जेमिनाई ओवर कंजर्वेटिव बन गया।
मतलब कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी इसने एशियन कम्युनिटी और ब्लैक कम्युनिटी की फ़ोटोज़ को जनरेट करना शुरू कर दिया, जैसे कि पोप वाले केस में और अमेरिकन फाउंडिंग फादर्स वाले केस में, जिसकी हमने पहले बात की थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई रैंकिंग सिस्टम फॉलो कर रहा है जो कि डार्क स्किन वाले लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है रिजल्ट जनरेट करते हुए। इसके अलावा 2 और प्रॉब्लम्स थी जेमिनाई में। पहला ये कि ये इवेंट्स की इमेजेस को भी ठीक से नहीं जनरेट कर पा रहा था, जैसे कि 2019 का ये प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हांगकांग में। और दूसरा ये कि जब प्रॉम्प्ट दिया गया चाइनीज फ्रेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का, जैसे कि लिबरेट हांगकांग या फिर चाइना इज एन अथॉरिटेरियन स्टेट, तो रिक्वेस्ट डिक्लाइन हो गया। देखा गया कि जेमिनाई ओवर कंजर्वेटिव था ऐसे स्टेटमेंट्स को लेकर। ये डिस्क्रिमिनेशन प्राइम मिनिस्टर्स में भी दिखा। जब पूछा गया इफ नरेंद्र मोदी इज ए फैसिस्ट, तो रिस्पॉन्स आया मोदी हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज सम एक्सपर्ट्स हैव कैरेक्टराइज्ड एज फैसिस्ट। लेकिन जब यही सवाल दूसरे प्रेसिडेंट्स के लिए पूछा गया, जैसे कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की या फिर अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, तो कुछ ऐसा जवाब आया। Elections are a complex topic with fast changing information. To make sure you have most accurate information, try Google search. ऐसी डिस्क्रिमिनेशन एक पॉलिटिशियन के सपोर्टर्स को या फिर एक कंट्री के लोगों को भड़का सकती है बहुत आसानी से, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और फिर एलॉन मस्क का एक ट्वीट आता है, गूगल इज सुपर रेसिस्ट एंड सेक्सिस्ट, जिस पे 8000 कमेंट्स आते हैं और गूगल के अगेंस्ट ये नेगेटिविटी बहुत तेजी से फैलती है। इसे देखते हुए गूगल को जेमिनाई के इमेज जनरेशन फीचर को रोकना पड़ता है 22 फरवरी 2024 को। आज 22 मार्च 2024 है और जेमिनाई किसी भी तरह की इमेज जनरेट नहीं कर रहा जिसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व हो। सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं वो अपोलोजाइज करते हैं और बोलते हैं कि जेमिनाई के इमेज जनरेशन फीचर को री रिलीज किया जाएगा। इसका ब्लेम किसी एक कंपनी या इंसान पर नहीं डाला जा सकता, क्योंकि ये हमारे ओपिनियंस हैं जो इंटरनेट पे ट्रेंड होते हैं, जिसके बेसिस पे एआई को ट्रेन किया जाता है। बायसेस को कम किया जा सकता है, लेकिन उनको पूरी तरह खत्म करना शायद पॉसिबल नहीं होगा आने वाले कुछ सालों में। गूगल कुछ ही दिनों में जेमिनाई का एक नया वर्जन लॉन्च करेगा और फिर देखना होगा कि ये इमेज जनरेशन फीचर कैसे काम करता है। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहने वाली हैं इससे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं और अपने सब्सक्राइबर्स की नॉलेज को बढ़ाते हैं।